जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। अब तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री बने हैं और वो क्या क्या काम किए हैं। तो हमारी चर्चा नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक होगी और सबका एक एपिसोड बनेगा। और आप प्रयास कीजिएगा कि हर एपिसोड को हम देखें और उसको समझने का प्रयास करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या राजनीति रही, नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। तो चलते हैं, आज आपका पहला एपिसोड है और हम नेहरू जी पे चर्चा करते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पे यह है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी से एक साल पहले ही लोगों को अच्छी तरह से यह अनुभव हो गया था कि 1947 में देश आज़ाद हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की भी एक रेस लगी हुई थी। लोगों का एक सोच था कि हम प्रधानमंत्री बने, जिसमें आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जेबी कृपलानी भी थे। ये सब ऐसे लोग थे जिनकी एक चाहत थी, एक सोच थी कि हम देश की प्रधानमंत्री बने। देखिए साहब, प्रधानमंत्री बनने की सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ये सपना कुछ लोग का ही पूरा हो पाता है। बताया जाता है कि एक कागज की पर्ची ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो कागज की पर्ची कैसे नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, वो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे। आगे बताया जाता है कि पटेल जी को 80% लोग कांग्रेस कमेटी, पटेल जी को चुनना चाहता था कांग्रेस की 80% कांग्रेस कमेटी, यानी 100% में 80% लोग ऐसे थे जो जिसकी इच्छा थी कि देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने। फिर भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो इसी कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति थे, वो कौन थे जिनकी इच्छा थी कि देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने। नेहरू जी की परिवार पर चर्चा करेंगे। तो नेहरू जी की परिवार पर चर्चा करने से पहले आपको दो चीज को समझना पड़ेगा। एक इनका बदलने वाले स्थान और दूसरे इनके नाम के पीछे लगने वाले टाइटल। जैसे में नेहरू जी कैसे कैसे, उनके परिवार कैसे कैसे आए। तो इनके परिवार शुरुआत में जम्मू कश्मीर में रहते थे साहब। इनके परिवार जो थे शुरुआत में जम्मू कश्मीर में रहते थे, जम्मू कश्मीर में रहते थे। और ये जम्मू कश्मीर से फिर आ गए दिल्ली। जम्मू कश्मीर से कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। और दिल्ली से फिर इनके परिवार आगरा आ गए, आगरा आ गए। और आगरा से इनके परिवार जो है वो आ गए इलाहाबाद। कहाँ आ गए? इलाहाबाद। तो इस तरह से नेहरू परिवार का अपना एक जगह बदला। तो पहले ये जम्मू कश्मीर में रहते थे, जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली आ गए, दिल्ली के बाद ये आगरा आ गए, आगरा के बाद इलाहाबाद आ गए, इलाहाबाद से इनकी राजनीति शुरू हो गई। तो ये नेहरू परिवार का स्थान है। अब नाम की बात करते हैं तो पहले नेहरू परिवार अपने नाम के पीछे कौल लगाते थे। पहले कौल लगाते थे, कौल के बाद ये अपने नाम के पीछे गांधी लगाना शुरू कर दिए। और गांधी के बाद ये अपने नाम के पीछे आपका ये सॉरी गलती हो गया, पहले ये कौल लगाते थे, कौल के बाद अपने नाम के पीछे नेहरू लगाना शुरू कर दिए। और नेहरू के बाद अपने नाम के पीछे ये गांधी लगाना शुरू कर दिए, गांधी लगाना शुरू कर दिए। तो चलते हैं, ये भी हम समझेंगे और वो भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इनकी फैमिली की अगर बात किया जाए, इनकी फैमिली की बात किया जाए तो इनके फैमिली में हम शुरुआत किए हैं विश्वनाथ कौल से। विश्वनाथ कौल से दिख तो नहीं रहा? विश्वनाथ कौल नहीं दिख रहा? चलिए, नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इनको नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए साहब, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका विश्वनाथ कौल, विश्वनाथ कौल, विश्वनाथ कौल। तो देखिए, ये है विश्वनाथ कौल। ये नेहरू जी का सबसे पुराना पीढ़ी से कहानी शुरू हो रही है। ये है विश्वनाथ कौल। तो विश्वनाथ कौल जो था ना, वो पश्चिमी कश्मीर में रहा करते थे। विश्वनाथ कौल जो था वो पश्चिमी कश्मीर में रहा करते थे। ये बिरादरी से पंडित थे, यानी जाति से पंडित थे। तो विश्वनाथ कौल जो था वो पश्चिमी कश्मीर में रहा करते थे और वहां पूजा पाठ करवाते थे। लेकिन पश्चिमी कश्मीर में उनको उस तरह से मतलब कि जगह नहीं मिल पाया कि वो पूजा करवा के ज्यादा से ज्यादा
धन अर्जित कर सके। तो उनको पता चला कि कश्मीर घाटी में वो चीज ज्यादा होता है, पूजा पाठ ज्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पूजा करवाने के लिए पश्चिमी कश्मीर से आ गए कश्मीर घाटी में। कहाँ आ गए? कश्मीर घाटी में आ गए, कश्मीर घाटी में आ गए। ये विश्वनाथ कौल जो है वो जम्मू कश्मीर के पंडित थे, और ऐसे भी जानते होंगे जम्मू कश्मीर से पंडितों की पुरानी कनेक्शन है। तो विश्वनाथ कौल जो थे वो जम्मू कश्मीर के पंडित थे। वो रहते थे शुरुआत में पश्चिम कश्मीर में, लेकिन वो फिर कश्मीर घाटी में आकर बस गए। और क्यों? क्योंकि उनको पूजा पाठ करवाना था, तो वो कश्मीर घाटी में आकर बस गए और कश्मीर घाटी में ही रहना शुरू कर दिए। लेकिन फिर आगे चलकर इनको पूजा पाठ से कोई ज्यादा इनकम नहीं हो रहा था, तो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ज्यादा इनकम हो। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोग जो है वो आ गए दिल्ली, और ये फारसी के शिक्षा ग्रहण किए, तो फारसी के शिक्षा ग्रहण किए। हाँ, तो दिल्ली आ गए, दिल्ली में ये फारसी का शिक्षा ग्रहण किए। जब ये फारसी का शिक्षा ग्रहण किए तो किस लिए आए? बड़ा जॉब करने के लिए, बड़ा नौकरी करने के लिए। समझना कि पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, तो ये एक बड़ा जॉब करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये दिल्ली की तरफ रुके। तो उस समय दिल्ली में मुगल वंश की शासन चल रही थी, और मुगल वंश का राजा था साहब फर्रुख सियर। मुगल वंश का राजा कौन था? फर्रुख सियर था। तो फर्रुख सियर के दरबार में गए इन लोग, और इनको फारसी भाषा का ज्ञान था, संस्कृत के साथ साथ फारसी भाषा ज्ञान था। तो ये फर्रुख सियर के दरबार में गए और दिल्ली दरबार में, और इनको कहीं ना कहीं फर्रुख सियर ने इनको कोतवाल नियुक्त कर दिया, इनको कोतवाल बना दिया गया। तो ये जो कौल परिवार था वो बन गया कोतवाल। वो क्या बन गए? कोतवाल। इनको कोतवाल की नौकरी मिल गई। तो ये कोतवाल की नौकरी करना शुरू कर दिए। तो पहले ये पूजा करवाते थे, लेकिन दिल्ली में आके मुगल शासक फर्रुख सियर के यहाँ कोतवाल बन गए, और ये कोतवाल बनकर वो अपने एक मतलब नौकरी के माध्यम से पैसा कमा रहे थे। यही इनकी बिजनेस चल रही थी, यही इनका नौकरी चल रहा था। मुगल शासक फर्रुख सियर कौल परिवार से खुश होकर दिल्ली में एक नहर के तट पर इनको रहने के लिए आवास दे दिया। क्या इनको आवास दे दिया। तो ये कौल परिवार को मुगल शासक ने एक नहर के तट पर रहने के लिए आवास दे दिया। बोला इसी नहर के तट पर रहो। जब ये नहर के तट पर रहना शुरू कर दिए तो उस नहर के तट पर जितने भी लोग रहते थे ना, सबको लोग नेहरू बोलता था। तो इनके भी नाम के पीछे नेहरू आ गया। तो दिल्ली में नहर के तट पे बसने के कारण इनको नेहरू पड़ गया। नेहरू को पंडित जाति से कोई लगाव नहीं है। ऐसा बात नहीं कि जो पंडित रहेगा वो नेहरू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये नहर के तट पे जाके बस गए तो लोग इनको नेहरू बोलना शुरू कर दिया। तो ये जम्मू कश्मीर में थे तो लोग इनको कौल बोलता था, लेकिन जब दिल्ली आ गए ना तो लोग इनको नेहरू बोलना शुरू कर दिया। तब से ये नेहरू बन गए साहब, नेहरू बन गए। अब ये दिल्ली में इनकी सिस्टम बहुत अच्छी से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। दिल्ली में देखिएगा कहानी है, दिल्ली में बढ़िया से जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वनाथ कौल के बाद आया साहब पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू, क्योंकि ये नहर के तट पर रहना शुरू कर दिया। तो विश्वनाथ कौल का पुत्र कौन हो गया? पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू। अब ये दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में कोतवाल थे, कोई दिक्कत नहीं था। पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू का बेटा था साहब पंडित गंगाधर नेहरू, ये भी दिल्ली में रहते थे, कोई दिक्कत इसको नहीं था, अपनी नौकरी कर रही थी। लेकिन दिक्कत इनको तब हुआ जब 1857 की क्रांति शुरू हुई। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो मुगल वंश के अंतिम राजा बहादुर जफर को अंग्रेज ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था, और रंगून जेल में उसको बंद कर दिया था। और वो मुगलों के जितने भी लोग थे उसको चुन चुन कर मार रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो भी मुगलों के कोतवाल थे, तो इनको भी मौत की डर थी। तो ये कहा कि अपने बच्चों को लेकर दिल्ली से भागे, और दिल्ली से छोड़कर कहाँ आ रहे थे? यूपी, आगरा आ रहे थे। तो अपने बच्चे को लेकर भागे। उस समय इनके पास ये बंशीधर नेहरू था, मोतीलाल नेहरू नहीं था। पटरानी नेहरू थी, मतलब एक बेटा था एक बेटी थी। पटरानी नेहरू ज्यादा सुंदर थी, तो अंग्रेज को शक हुआ था कि शायद लगता है कि अंग्रेज की लड़की को लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर वो अंग्रेजी का भी जानकार थे पंडित गंगाधर नेहरू, अंग्रेजों से बात कर अंग्रेजों को समझा दिए कि नहीं ये मेरी बेटी है। तो कहीं ना कहीं इन लोग को एक डर हो गया कि दिल्ली में रहेंगे तो अंग्रेज मार देगा,
ये दिल्ली छोड़ दिए, दिल्ली छोड़ के ये लोग ट्रांसफर हो गए आगरा की तरफ। अब आगरा आए तो बंशीधर नेहरू है साहब, पटरानी नेहरू। अब आगरा आए तो देखिए आगरा में ही जन्म हुआ मोतीलाल नेहरू का और नंदलाल नेहरू का। तो पंडित गंगाधर नेहरू का 3 बेटा है साहब, एक है बंशीधर नेहरू, एक मोतीलाल नेहरू और एक नंदलाल नेहरू, एक बेटी है पटरानी नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1861 ईस्वी में हुआ। मोतीलाल नेहरू का रिकॉर्ड हो ना बने से, मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, 1861 में हुआ। इनका जन्म आगरा में हुआ, क्योंकि अब इनके परिवार है ना वो आगरा में आ गया, क्योंकि 1857 में वो आ गया था आगरा में ना। इनका जन्म तो 61 में हुआ है, इनकी परिवार तो 1857 में ही आ गया था। तो अब ये आगरा में आ गया है, यानी पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आगरा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली गए ढेर पैसा कमाने के लिए, लेकिन दिल्ली छोड़े इसलिए क्योंकि वहां क्रांति हो गई थी, तो ये आगरा आ गया। आगरा में हाँ इनकी पत्नी का नाम है सबरूप रानी। मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में, मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ 1861 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका आगरा है, इनकी पत्नी का नाम है सबरूप रानी। अब आगे, अब देखिए मोतीलाल नेहरू का एक पुत्र हुआ साहब, जिस पुत्र का नाम रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब तक मोतीलाल नेहरू भी जो था ना वो आगरा से आगे इलाहाबाद, इसके पीछे कोई रीजन नहीं था, वो आगरा से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद आया। वैसे इसके पीछे कोई रीजन वगैरह नहीं बताया जाता है। मोतीलाल नेहरू का एक पुत्र था जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। इनकी 2 बेटे भी थी, जिसका नाम था साहब, एक का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, इनका जन्म हुआ 1900 ईस्वी में, और दूसरा का नाम था कृष्ण हठीर सिंह, इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। इनका 1900 ईस्वी में, 1900 से बोले हैं, इसका 1905 ईस्वी में। अब देखिए क्या जो ये वही लड़की है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का अगर नाम आता है तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित। तो चलिए, मोतीलाल नेहरू का एक बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। 2 बेटे विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्ण हठीर सिंह, इनका जन्म 1900, इनका जन्म 1905। देखिएगा, अब मोतीलाल नेहरू के आगे के, अब आते पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का जो नाम है ना वो कमला नेहरू है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम है साहब इंदिरा गांधी। क्या नाम है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का, अब इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ 1917 ईस्वी में, इनका जन्म हुआ इलाहाबाद में, इनका पति का नाम था फिरोज गांधी। देखिए बात है कि इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी की है, फिरोज गांधी से, समझना, भले वो अपने नाम के पीछे फिर गांधी आगे लगवा था। तो इंदिरा शुरुआत में इसको इंदिरा नेहरू ही बोलिए, इंदिरा नेहरू ने फिरोज गांधी से शादी किए थे। तो फिरोज गांधी से शादी किए तो ये फिर अपने गांधी को ट्रांसफर कर लिए थे गांधी, क्योंकि नेहरू गांधी जी के साथ में रहते थे। तो फिरोज गांधी से हो गया गांधी, तो इंदिरा नेहरू हो गया क्या, गांधी। तो कोई भी अगर महिला पुरुष से शादी करेगा तो उसको पुरुष पर नाम पड़ता है, टाइटल पड़ता है, तो इसको पुरुष पर मिल गया। तो ये हो गया साहब फिरोज गांधी। तो इस माध्यम से आपको हम ये भी बता दिए कि देखिएगा, इस माध्यम से आपको ये भी बता दिए कि पहले ही कौल थे, लेकिन दिल्ली गए साहब तो ये हो गया नेहरू, फिर ये फिरोज गांधी शादी किए तो हो गया गांधी। चलिए अब आय की बात करते हैं, आय की बात। चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब इंदिरा गांधी की बात किया जाए। इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी का 2 पुत्र, एक पुत्र का नाम है राजीव गांधी और दूसरे पुत्र का नाम है संजय गांधी। इंदिरा गांधी का 2 पुत्र, एक का राजीव गांधी, दूसरा का संजय गांधी। राजीव गांधी की पत्नी का नाम है सोनिया गांधी, ये इटली के रहने वाली, हर कोई जानता है, इटली के रहने वाली है। राजीव गांधी का पुत्र का नाम है साहब राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी के बाद देश में प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी इन्हीं का चलता है। चलिए, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद नहीं, नरेंद्र मोदी की विपक्ष में, कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी तो फिर प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो राहुल गांधी का ही नाम आता है। फिर साहब इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है प्रियंका गांधी। चलिए, संजय गांधी क्या कहा, तो फिर से देखिएगा, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा बेटा है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा बेटा है राजीव गांधी। राजीव गांधी की राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी, एक पुत्र है राहुल गांधी, एक पुत्री है प्रियंका गांधी। संजय गांधी की बात किया जाए, संजय गांधी की पत्नी का नाम है मेनका गांधी और पुत्र का नाम है साहब वरुण गांधी। ऐसे तो ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े, ये कहीं घर के आदमी है साहब, लेकिन बीजेपी से है, ये तो कांग्रेस संभाल ही रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, जो यूपी में पड़ता है। इनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं,
बाल दिवस मनाते हैं। देखिए 1889 ईस्वी में नेहरू जी का जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में नेहरू जी का जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में नेहरू जी का जन्म हुआ था। अब सवाल है कि 1889 में किसका किसका जन्म हुआ है। देखिए हिटलर का भी जन्म 1889 में हुआ है, नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ, खुदीराम बोस का जन्म हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ, मेहर चंद्र महाजन का जन्म हुआ। तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र में नेहरू जी के ही सेम है। मतलब जिस वर्ष नेहरू का जन्म हुआ था उसी वर्ष हिटलर का जन्म हुआ, उसी वर्ष खुदीराम बोस का जन्म हुआ था, उसी वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, उसी वर्ष मेहर चंद्र महाजन का जन्म हुआ था। देखिएगा ये है गंगा नदी और ये है यमुना नदी, और गंगा यमुना के ही संगम पे प्रयागराज है, जिसको आप इलाहाबाद बोलते हैं। प्रयागराज में किसका किसका जन्म हुआ? प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ, इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ, अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ, मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। तो प्रयागराज में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। लोकसभा प्रयागराज में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। आपका एक बहुत बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। बॉलीवुड का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। उसके बाद हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। अब आगे आते हैं। देखिए साहब, नेहरू जी 1907 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई किए थे, जो कि कैम्ब्रिज में था, और लंदन में पढ़ता है। 1912 में भारत लौटा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1916 में नेहरू जी को शादी हुआ था कमला नेहरू से, और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, इनकी बेटी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का इस्तेमाल किए थे। ऐसे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी किए थे। लेकिन पूर्ण स्वराज की अगर बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज की मांग पूर्ण स्वराज की शब्द का प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर आधी रात में तिरंगा झंडा भी फहराया था साहब। रावी नदी के तट पर आधी रात में तिरंगा झंडा भी फहराए थे। तो अगर पूछा जाए कि रावी नदी के तट पर आधी रात में तिरंगा झंडा कौन फहराए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो डेट क्या है? 31 दिसंबर 1929। 1930 से नमक सत्याग्रह में भाग लिए और इनकी गिरफ्तारी भी हुई। इस तरह से नेहरू जी का एक राजनीतिक कैरियर है कि 1907 ईस्वी में लंदन में जाके पढ़ाई करते हैं, 12 में भारत आते हैं और प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके वकालत करना शुरू करते हैं। उसके बाद 16 में शादी करते हैं, 17 में इनकी बेटी का जन्म होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन में एंट्री मारते हैं और 1929 में कांग्रेस में बढ़ चढ़ की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और उन्हें पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ये उसी दिन आधी रात में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश के सबसे बड़े नेता के रूप में शुमार हो जाते हैं। फिर आपका साहब 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं और ये गिरफ्तार होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब नेहरू जी की राजनीति में एंट्री हो गई, देश की आजादी में एंट्री हो गई, और धीरे धीरे एक बड़े नेता के रूप में शुमार होना शुरू हो गया। अब ये नेहरू जी इतना फेमस हो गए कि गांधी जी के आसपास रहने वाले बहुत उनके करीबी थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जी उनके ज्यादा करीबी हो गए लास्ट होते होते। जैसे गांधी जी के करीबी कौन कौन थे? गांधी जी के करीबी कौन कौन थे? तो गांधी जी के करीबी आपके साहब जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी थे गांधी जी के करीब। जेपी कृपलानी थे। आपके जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे। तो आपके विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। सरदार पटेल के भी आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल थे। अब उसी करीबी में एक नेहरू जी आ गए। नेहरू जी आ गए तो हुआ ये कि गांधी जी के करीबी बहुत से थे। जेपी कृपलानी, जो कि 1917 में गांधी जी से पहली बार मिले थे मुजफ्फरपुर में, और ये मुजफ्फरपुर कॉलेज के बड़े प्रोफेसर थे। गांधी जी को पहली बार स्वागत किए थे जेपी कृपलानी। उसके बाद जयप्रकाश नारायण भारत में जेपी आंदोलन चलाए थे। भारत में
संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किए थे। तो देखिएगा, ये जेपी कृपलानी है, गांधी जी के शिष्यों में से एक शिष्य है। ये गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भूमिका निभाए थे 1917 ईस्वी में। गांधी जी को मुजफ्फरपुर में स्वागत किए थे। जयप्रकाश नारायण भारत में संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत की एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाए थे। तो गांधी जी के बहुत सारे करीबी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी करीबी में नेहरू जी इतनी तीव्र गति से गांधी जी के नजदीक में आए कि गांधी जी देश को आजाद होने से पहले ही, यानी हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले 1946 में गांधी जी सोच लिए थे कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो नेहरू जी को बनाना है। ये गांधी जी की इच्छा थी, ये देश की इच्छा नहीं थी कि देश की प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाना है। अब सवाल है कि सर ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये है साहब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये है प्राइम मिनिस्टर। चलिए ये देखिएगा, ये है प्रधानमंत्री, ये है प्रधानमंत्री, ये है प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नेहरू जी बनेंगे। चलिए भाई, देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बनेंगे। तो देश की प्रधानमंत्री नेहरू जी बनेंगे, तो ये देश की इच्छा थी कि गांधी जी की इच्छा थी? देश की इच्छा थी कि गांधी जी की इच्छा थी? तो देखिए साहब, ये इच्छा थी गांधी जी का, देश का इच्छा नहीं था, देश का इच्छा नहीं था। अब मन में सवाल चलेगा सर, मन में सवाल चलेगा कि देश की इच्छा कैसे नहीं था, बिना देश की इच्छा के प्रधानमंत्री बन गए? तो देखिए, आप एनसीईआरटी उठाकर देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, देश की इच्छा कैसे नहीं था, जो देश की इच्छा कैसे नहीं था। नियम ये था, गांधी जी की इच्छा के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले देश की इच्छा कैसे नहीं था वो बताते हैं, और वो कैसे प्रूफ करते हैं। देखिएगा, पहली पॉइंट कि 1900 पहली पॉइंट ये है कि इस बात को नहीं समझिएगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा ढंग से समझाया जाता है। देखिएगा, अंग्रेज सरकार ने बोला था, अंग्रेज की तरफ से बोला गया था कि देश के प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, यानी जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो चलिए, अब जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, जो समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगी, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद ये 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है। तो सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष यही रहा, सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष यही व्यक्ति बने। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1940 में कांग्रेस का अध्यक्षता किए और ये साहब 1945 तक रह गए। तो ऐसी परिस्थिति में देखिएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा, ये 6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाला ऐड होगा। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जैसे ही ये भनक लगी ना कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा वही प्रधानमंत्री रहेगा, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की इच्छा थी कि अगले बार भी अध्यक्ष हम ही बने। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का इच्छा जाहिर की, लेकिन नेहरू जी ने उनको एक एप्लीकेशन लिखे, मतलब उनको एक आवेदन, मतलब एक चिट्ठी लिखे, और चिट्ठी के माध्यम से ये बोले कि आप एक लेटर लिख के ये बताइए, एक लेटर लिख के ये बताइए पूरे देश को कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते ही नहीं है। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का इच्छा था कि 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष हम बने, वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गांधी जी के कहने पर एक चिट्ठी लिखे और उसमें बोले, उसके माध्यम से एक सूचना दिए कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते हैं, अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहेंगे। वो अपनी इच्छा से नहीं, वो गांधी जी को मना करने। चलिए, पहली हो गया। तो चलिए, अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को हटा दिया गया, लेकिन अब गांधी जी चाहते थे किसको?
तो गांधी जी चाहते थे नेहरू जी को, गांधी जी किसको चाहते थे? नेहरू जी को, कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। अब गांधी जी नेहरू जी को चाहते थे, गांधी जी को मानना था कि ये अंग्रेजी की पढ़ाई किया है, ये विदेश से आया है, तो कहीं ना कहीं इसके पास और लोगों से ज्यादा नॉलेज है, और लोगों से ज्यादा बेहतर है, ये गांधी जी की सोच थी। तो गांधी जी चाहते थे नेहरू जी को, लेकिन भैया नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इसके लिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो देखिएगा, नियमानुसार 15 प्रांत कांग्रेस के अध्यक्ष का मतदान करता था। 15 प्रांत जो था वो मतदान करता था, वो मतदान करता था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ये बनेगा। 15 प्रांत में 12 प्रांत जो था ना, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सरदार पटेल के बारे में बोल दिया था, मतदान कर दिया था। यानी 15 प्रांत में से 12 प्रांत जो था वो सरदार पटेल के चुनाव कर दिया। यानी 12 प्रांत बोला कि सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। तो अगर सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो फिर भविष्य का प्रधानमंत्री वही हो जाएंगे, देश आजाद होगा तो प्रधानमंत्री वही हो जाएंगे। उसके बाद दो प्रांत बोला ना कि जेबी कृपलानी को प्रधानमंत्री कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, और एक प्रांत मत नहीं किया। तो 12 तो 14 1 15, तो 15 प्रांत में से 12 प्रांत का ये विचार था, 12 प्रांत का ये मत था कि कांग्रेस का अध्यक्ष सरदार पटेल बनेगा। 2 प्रांत का ये मत था कि कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी बनेगा, और नेहरू जी का कोई चर्चा नहीं था। यानी कोई प्रांत कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने में नेहरू जी के प्रति रुचि नहीं दिखाया, लेकिन गांधी जी की रुचि थी, गांधी जी की इच्छा थी कि नेहरू जी को बनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी क्या किए कि 1946 में सरदार पटेल को नहीं, जेबी कृपलानी को जबरदस्ती कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। जेबी, क्योंकि इनको 2 मत मिल गया था, लेकिन सरदार पटेल अभी भी चुप थे, उनको कोई दिक्कत नहीं था, सरदार पटेल अभी भी चुप थे। तो 12 मत पाने वाले सरदार पटेल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनते हैं, और 2 मत पाने वाले जेपी कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन सरदार पटेल को इस बात से कोई दुख नहीं था, क्योंकि सरदार पटेल को नेहरू जी से प्रॉब्लम था। सरदार पटेल नेहरू जी में दोनों में चलता नहीं था, तो सरदार पटेल को नेहरू जी से दुख था, नेहरू जी से दुख था। लेकिन यहां तो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया जेपी कृपलानी 1946 में, तो सरदार पटेल को कोई दिक्कत नहीं था। अब जेपी कृपलानी गांधी जी को एक लेटर लिखे, और उस लेटर में वो लिखे कि देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए, क्योंकि 12 प्रांत ये कह रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष सरदार पटेल, तो हमें हटाकर कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाइए, और देश की प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल ही को ही बनना चाहिए। उसी हिसाब से गांधी जी के पास जब वो लेटर दिए, तो गांधी जी पूरा लेटर नहीं पढ़े, वो सिर्फ ये देखे कि इस लेटर में नेहरू जी का नाम है कि नहीं, और उस लेटर में नेहरू जी का कहीं नाम नहीं था। उसके बाद वो लेटर उनको वापस कर दिए। अब गांधी जी जेपी कृपलानी को बोले कि तुम कांग्रेस के अध्यक्ष हो, और तुम एक लेटर लिखो इनके पास, सरदार पटेल के पास, और उनको ये बोलो कि कांग्रेस का अध्यक्ष न बने और देश की प्रधानमंत्री नहीं बने। तो गांधी जी को कहने पर जेपी कृपलानी सरदार पटेल के पास लेटर लिखते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष न बने और देश की प्रधानमंत्री नहीं बने। सरदार पटेल उस कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं, बल्कि जेपी कृपलानी की इच्छा नहीं थी, ये गांधी जी की दबाव में वो लेटर लिखे थे, और लेटर किसको दिए? सरदार पटेल को दिए। सरदार पटेल सिग्नेचर लेटर पर नहीं किए। जब वो नहीं किए तो फिर वो लेटर जेपी कृपलानी गांधी जी के पास ले गए। गांधी जी बोले कि फिर से लेटर लेके जाओ। जब जेपी कृपलानी दोबारा सरदार पटेल के पास लेटर लेके आ गए, तब सरदार पटेल समझ गए कि गांधी जी पूरे तरह से नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की मुंड में है, और वो अड़े हुए हैं, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री वो बना के ही रहेंगे। तब सरदार पटेल समझ गए कि गांधी जी की जब 100% यानी 100 के 100% जब इच्छा ही है कि देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तो भाई यहाँ पे जबरदस्ती करना भी उचित नहीं रहेगा। उसके बाद वो सिग्नेचर कर दिए,
और नेहरू जी की तरफ से ये उनकी सिग्नेचर के बाद एकदम क्लियर हो गया था कि देश के प्रधानमंत्री जब भी बनेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। उसके बाद फिर अंतरिम सरकार की बैठक हुई। अंतरिम सरकार में नेहरू जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में सौंप दिया गया। उसके बाद सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उस तरह से आपका आगे के सबको मंत्री विभाग डिवाइड कर दी गई। तो यहाँ पे आपको हम सिर्फ ये बता रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बन गए थे साहब। 80% लोग सरदार पटेल के लिए मतदान भी कर चुका था कि यही व्यक्ति बनेगा, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको लाइक किया गया था। अगर चल के कांग्रेस का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री बनता, लेकिन एक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिनकी इच्छा थी कि नेहरू जी, तो नेहरू जी महात्मा गांधी की इच्छा से प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद एक कागज की पर्ची, वो कागज की पर्ची सरदार पटेल को लिख के दिए, सरदार पटेल को लिख के दिए और सरदार पटेल सिग्नेचर किए। उसी समय से उनकी कहानी खत्म हो गई। तो एक कागज की पर्ची ने नेहरू जी को देश के प्रधानमंत्री बनाया था। उसके बाद फिर तो